नमस्कार। आप देख रहे हैं द नॉलेज हब। आज हम बात करेंगे सीरियन अरब रिपब्लिक यानी सीरिया की। एक ऐसा देश जो लगभग पिछले एक दशक से गृह युद्ध से जूझ रहा है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों बेघर हो गए हैं। ये कहानी एक ऐसे परिवार की ताकत में आने की है जिसकी सत्ता में तानाशाही के बावजूद राजनीतिक स्थिरता रही। लेकिन इसी परिवार के राज में सीरिया ने शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी देखी। इराक की तरह ही सीरिया देश की सीमाएं भी कॉलोनियल ताकतों ने खींची। सीरिया को फ्रांस से आज़ादी मिली सन 1940 में। हालांकि 1925 से 1927 तक फ्रांस के खिलाफ सीरिया के लोग विद्रोह करते रहे, लेकिन फ्रांस ने बड़ी क्रूरता से उन विद्रोह का दमन कर दिया। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से छोड़ दिया। सीरिया के गृह युद्ध की वजह जानने से पहले हमें सीरिया के राजनीतिक इतिहास को जानना होगा। सीरिया में ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की है। इसमें मेजॉरिटी में सुन्नी मुसलमान हैं और शिया माइनॉरिटी में है। एक छोटी सी 7 से 8% की कुर्दिश आबादी भी है। सन 1948 में शुक्री ख्वाखली सीरिया के पहले राष्ट्रपति बने। अगले ही साल 1949 में वो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ हुसैन अल जाइम ने मिलिट्री कू कर दिया और खुद राष्ट्रपति बन गए। ख्वाखली इजिप्ट चले गए। 6 साल तक वहीं रहे। इस बीच सीरिया में छोटी मोटी राजनीतिक घटनाएं होती रही। कोई भी राष्ट्रपति ज़्यादा वक्त तक सत्ता में नहीं रहा। 6 साल बाद जब ख्वाखली वापस लौटे, फिर से राष्ट्रपति बने। इस बार उनके खिलाफ कोई मिलिट्री कू नहीं हुआ, क्योंकि इस बार के मिलिट्री चीफ ख्वाखली के समर्थक थे। सन 1947 में मिशेल अखलाक और सलाह अल्पिता ने अरब बाथ पार्टी का गठन किया। 1952 को इन्होंने अपनी पार्टी को अरब सोशलिस्ट पार्टी में मर्ज कर दिया। 1955 के चुनाव में ये पार्टी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अगले 5 से 6 साल कोई भी बड़ी राजनीतिक घटना नहीं हुई। साल 1961 आते आर्मी के कुछ अफसरों ने बगावत कर दी। इनके लीडर थे अवद अल करीम। इस वक्त सीरिया की आंतरिक सत्ता बेहद कमज़ोर थी। 8 मार्च 1963 को पहली बार बाथ पार्टी सत्ता में आई। अमीन अल आसिफ राष्ट्रपति बने। तब से लेकर आज यानी 58 वर्षों से वहाँ बाथ पार्टी की ही हुकूमत है। जून 1967 इजराइल को 6 डे वॉर में सीरिया से हार मिलती है। इजराइल गोलन हाइट शहर पर कब्जा कर देता है और हार की जिम्मेदारी आती है सलाजुद्दीन और रक्षा मंत्री हाफिज अल असद पर। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद दोनों में आपसी मतभेद भी हो गए थे। हाफिज अल असद, जो कि एक शिया मुसलमान थे, उन्होंने आर्मी में अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी और 1971 आते वो राष्ट्रपति बन गए। 1 फरवरी 1982 में सीरिया के एक शहर हम्मा, जो एक इस्लामिक गढ़ है, वहाँ खूनी संघर्ष हुए। संघर्ष के बाद सीरियन आर्मी ने हम्मा को अपने अधीन ले लिया। इस संघर्ष में 20 से 40 हज़ार लोग मारे गए। इस बीच असद ने हुकूमत बरकरार रखी। असद का बड़ा बेटा बसैल अल असद, जो कि राजनीति में गहरी रुचि रखता था, सन 1994 में एक कार हादसे में मारा गया। हाफिज अल असद को इस घटना से गहरा झटका लगा। असद का छोटा बेटा बशर, जो कि लंदन में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था और राजनीति में बिल्कुल रुचि नहीं रखता था, उसे सीरिया बुलाया गया। बशर ने सीरिया आकर मिलिट्री ज्वाइन कर ली। वो लीबियन सिविल वॉर में मिलिट्री इंचार्ज भी रहे। इस वॉर के बाद उन्हें कर्नल प्रमोट कर दिया गया। दोस्तों, 10 जून 2000 को लगभग 30 साल हुकूमत करने के बाद हाफिज अल असद की मौत हो गई। उनकी मौत के ठीक 1 महीने बाद
बशर अल असद राष्ट्रपति बने। अब बात करते हैं सीरिया के गृह युद्ध की शुरुआत की। सीरिया के गृह युद्ध की कहानी शुरू होती है अफ्रीका के एक छोटे से देश ट्यूनीशिया से, जहां मोहम्मद बजूजी नाम का एक लड़का गली में फलों की रेहड़ी लगाता था। 17 दिसंबर 2010 की सुबह भी वो अपनी रेहड़ी पर बैठा था। तभी एक महिला पुलिस अधिकारी ने उसकी रेहड़ी को जब्त कर लिया। उस समय ट्यूनीशिया में बेरोजगारी अपने चरम पर थी। लड़के ने बहुत कोशिश की कि उसे उसकी रेहड़ी वापस मिल जाए, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद जब रेहड़ी वापस नहीं मिली तो लड़के ने खुद को आग लगा दी, क्योंकि वो अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहता था। इस घटना का ऐसा असर हुआ पूरे मिडिल ईस्ट के लोग अपनी सरकारों के खिलाफ खड़े हो गए और डेमोक्रेसी की मांग करने लगे। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति बेन अली, जो कि 1987 से राष्ट्रपति पद पर काबिज थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लीबिया के राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी को विद्रोहियों ने मौत के घाट उतार दिया। गद्दाफी 42 सालों से सत्ता में थे। इजिप्ट और यमन के राष्ट्रपतियों को भी इस्तीफा देना पड़ा। अपने आसपास के देश के लोगों को सरकार के खिलाफ खड़ा होते देख सीरिया के लोग भी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने लगे। राष्ट्रपति ने सेना को विद्रोहियों पर हमले के आदेश दे दिए, लेकिन सेना के कुछ अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ बगावत कर दी और विद्रोहियों के साथ जुड़ गए। उन्होंने विद्रोहियों के साथ मिलकर फ्री सीरियन आर्मी बनाई। उधर 7% आबादी वाले कुर्दिश लोग, जो कि लंबे समय से अलग देश की मांग कर रहे थे, वो भी विद्रोहियों के साथ जुड़ गए और अलग देश की मांग करने लगे। अगस्त 2012 में खान थेकुल शहर पर राष्ट्रपति असद ने केमिकल हमला करवा दिया। इस हमले में 1500 से ज़्यादा लोग मारे। इस बीच सीरिया में एक और घटना हुई जिसने विद्रोह की आग में घी का काम किया। सीरिया की राजधानी दमस्कस में कुछ स्कूली छात्रों ने स्कूल की दीवार पर लिख दिया कि डॉक्टर अब तुम्हारी बारी। डॉक्टर से उनका मतलब था राष्ट्रपति असद से। सभी बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में यातनाएं दी गई। कहा जाता है कि जब बच्चों के माता पिता उनसे मिलने गए तो बच्चे अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। असद को लगा कि इससे विद्रोहियों में डर फैल जाएगा, लेकिन इस घटना से विद्रोही और भड़क गए और विद्रोह और तेज हो गए। सन 2012 में अल नुसरत संगठन बना, जिसे अल-कायदा की ब्रांच भी कहा जाता है। संगठन भी असद सरकार को गिराना चाहता था। अमेरिका, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड किंगडम भी असद के खिलाफ हो गए। असद ने रशिया और ईरान से मदद मांगी। ईरान शिया देश होने के कारण असद की मदद में आया, क्योंकि असद भी एक शिया मुसलमान है। रशिया ने असद की मदद की क्योंकि वो अमेरिका के खिलाफ था। ईरान को युद्ध में उतरता देख हिजबुल्लाह पार्टी भी असद के सपोर्ट में आ गई और गल्फ देश असद के खिलाफ हो गए। अगर कुर्दिश लोगों की अलग देश की मांग पूरी हो जाती तो कुर्दिश देश बनने में टर्की का भी कुछ हिस्सा चला जाता। इसलिए टर्की भी इस युद्ध में कूद गया। इस संघर्ष में अब तक लगभग 4 से 5 लाख लोग मारे जा चुके हैं, 19 लाख घायल हो चुके हैं और 60 लाख से भी ज़्यादा लोगों को देश छोड़ना पड़ा है। जिन्होंने अपने घर खोया, उनके दिलों पर क्या गुजरी, इस बात का सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस संघर्ष में सबसे ज़्यादा बच्चे मरे, जिन्हें शायद युद्ध का मतलब भी पता ना हो। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि जब तक संघर्ष खत्म नहीं हो जाता, मुआवजे देना संभव नहीं। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी संघर्ष विराम की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। सवाल यही कि क्या सीरिया के लोगों के लिए कोई उम्मीद बची है? हम और आप तो शायद दुआ के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए